चीन की राजधानी बीजिंग को चंगेज खान के समय में जोंगडू के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा शहर जिसके कई मंदिर और महलों की दीवारें सोने की परत वाली थी। लोगों के पास हीरे जवाहरात, सोने चांदी, फर और रेशम की बहुतायत थी। लेकिन जिस दृश्य की मैं बात कर रहा हूं वो इससे बिल्कुल इतर है। साल 1211 की गर्मियों की एक दोपहर यह शहर धूं धूं कर जल रहा है और इसके सिटी सेंटर में बैठा हुआ चीनी सेनानायक हजाकू अपने हाथ में खंजर लिए उसे अपने सीने में उतार लेने की हिम्मत जुटा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह शेखावत और चंगेज खान पर आधारित इस सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि स्थितियां यहां तक कैसे पहुंची और इसके बाद क्या हुआ। जैसा कि मैं आपको चंगेज खान पर आधारित इस सीरीज़ के पहले भाग में बता चुका हूं, 1206 आते आते चंगेज खान ने पूरे मंगोलिया को संगठित कर लिया था। मंगोलिया के दक्षिण में पड़ने वाले दोनों चीनी साम्राज्य अब चंगेज खान की बढ़ती हुई ताकत को लेकर चिंतित थे। एक जिया साम्राज्य था और एक जिन साम्राज्य था। नीचे की ओर एक डायनेस्टी और थी, सुंग डायनेस्टी। जिन साम्राज्य पर उस समय जरचेड लोगों का शासन था और उसके अधिनायक को गोल्डन खान कहा जाता था। चंगेज खान की बढ़ती हुई शक्ति को लेकर गोल्डन खान और उसका पुत्र योंगजी बहुत चिंतित थे। योंगजी ने अपने पिता से कहा कि यदि हमने जल्दी ही चंगेज खान को घुटनों पर नहीं टिकाया और उसे समाप्त नहीं किया तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इस बात को सुनकर गोल्डन खान ने अपने पुत्र को कहा कि एक बार तुम जाओ और चंगेज खान से बात करो और उसे हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करो। योंगजी चंगेज खान के पास गया, उससे बात की और उसे कहा कि देखो, हम तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। पहले भी मंगोल्स हमें लगान देते रहे हैं। तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो और हमें ट्रिब्यूट देना, लगान देना स्वीकार करो। चंगेज खान ने उसे मना कर दिया और कहा, जो कुछ पीछे हुआ उसको हम अस्वीकार करते हैं और आज के बाद कोई मंगोल किसी चीनी को किसी तरह का लगान नहीं देगा। योंगजी उल्टे पांव लौट आया और अपने पिता को यह बात बताई। पिता ने कहा, सेना की तैयारी करो, और सेना तैयार करने का काम दिया गया हजाकू को, जो एक अनुभवी चीनी सेना नायक था। चंगेज खान ने उसे लौटा तो दिया था, लेकिन अब वो भी ये सोच रहा था कि चीन से टकराव अवश्यंभावी है। उसने भी अपनी छोटी मोटी तैयारियां करना शुरू कर दिया। इधर कुछ ही समय बाद गोल्डन खान की मृत्यु हो गई। योंगजी नया गोल्डन खान बना और उसने फिर से दूतों का एक दल चंगेज खान के पास भेजा और चंगेज खान को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। दूतों के इस दल के नायक को चंगेज खान ने यह कहा कि मैंने सुना है चीन के लोग अपने सम्राट को ईश्वर का रूप मानते हैं, लेकिन तुम्हारा वर्तमान सम्राट तो एक साधारण पुरुष भी नहीं, एक कायर व्यक्ति है। यह सुनकर वो दल भी वापस लौट आया। अब योंगजी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। बड़ी सेना तैयार करने का हुक्म दिया। जो सेना पहले से थी उससे दुगनी और तिगुनी सेना की तैयारी होने लगी। कई पीजेंट्स और फार्मर्स यानी किसानों को शामिल किया गया। उनके लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार बनाए जाने लगे। लेकिन चंगेज खान ने जैसे ही दूतों के दल को लौटाया था, वो भी ये जान चुका था कि युद्ध अवश्यंभावी है। उसने भी एक बहुत बड़ी खुरलताई यानी सभा बुलाई, जिसमें सभी सेना नायकों को, सभी ट्राइबल हेडमैन्स को और सभी सैनिकों को बुलाया गया। चंगेज खान ने कहा, चीन पर आक्रमण अब अवश्यंभावी है, हम नहीं करेंगे तो वो करेंगे। और उसने इस सभा में अमृत्यु का नियम दिया। उसने कहा कि इस अभियान में मेरा कोई भी सैनिक, कोई भी सेना नायक घायल होने और मृत्यु के बारे में और साथ ही साथ खून के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम सब अमर हैं, वी आर इमॉर्टल्स। और इस बात ने बहुत गहरा मानसिक प्रभाव उसकी सेना पर डाला। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि उस समय मंगोल सेना विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली सेना थी और उसके कई कारण थे। दो कारण मुख्य मान सकते हैं हम। पहला कारण यह था कि उसमें कोई पैदल सेना की टुकड़ी नहीं थी। जो कुछ भी था वो घुड़सवारों का दल था और जितने घुड़सवार होते थे उससे अधिक संख्या में घोड़े। इन घोड़ों का उपयोग रिजर्व के रूप में होता था और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर इनमें से कुछ घोड़ों को मारकर खा लिया जाता था और कभी कभी उनकी गर्दन में कट लगाकर
उनका खून निकालकर पानी में मिलाकर पी लिया जाता था। साथ ही साथ सेना के साथ कोई भी रसद टुकड़ी भी नहीं चलती थी। हर एक सैनिक को अपना एक चमड़े का थैला लेकर चलना होता था, जिसमें सुखाया हुआ मांस, सुखाया हुआ दूध और सुखाया हुआ दही होता था। शिकार यदि कहीं मिल गया तो मार लिया, खेमा लगाया तो उसे पकाकर खा लिया, और खेमा नहीं लगाया तो उसके मांस के टुकड़े करके जीन के नीचे लगा लिया जाता, जिससे उनके ही वजन से वो नरम हो जाता और चलते चलते ही उसे चबा लिया जाता। बहुत कम बार ये टेंट्स यानी खेमे लगाकर रुकते थे, खुले में ही रुक जाते, यानी इनकी गति में बाधा बनने वाली चीज़ों को इन्होंने समाप्त कर दिया था, और ये बहुत तेज गति से बढ़ते थे। और इसी तेज गति के साथ बढ़ता हुआ चंगेज़ खान पहले हमला करने के उद्देश्य से गोबी के रेगिस्तान को पार करता हुआ चीन की दीवार की ओर बढ़ने लगा। चीनियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी तेज गति से चंगेज़ खान हमारे द्वार तक आ पहुंचेगा। एक और बात यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा जनरल नोशन यह है कि चीन की दीवार के दक्षिण की ओर चीन और उत्तर की ओर मंगोलिया है, लेकिन ना तो उस समय ऐसा था और ना ही आज ऐसा है। चीन की दीवार के उत्तर की ओर कई 100 किलोमीटर तक चीनी साम्राज्य का ही राज था। उस पूरे इलाके को खितान कहा जाता था, और अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षत्रप थे, जिनमें से कई मंगोल भी थे और चीनी भी थे। अधिकांश जनसंख्या मंगोलियन ट्राइब्स की ही थी जो चीनी अधिकार में थे, यानी इनकी एफिनिटी यानी इनका प्रेम चंगेज़ खान की ओर ज़्यादा था बजाय चीनी सम्राट के। और जैसे जैसे चंगेज़ खान चीन की दीवार की ओर बढ़ता जा रहा था, कई शहर और कस्बे गिरने लगे। मंगोल हेडमैन और मंगोल जनता चंगेज़ खान की ओर होने लगी, यानी उसकी शक्ति जैसे जैसे वो चीन की ओर बढ़ रहा था बढ़ती जा रही थी। और जहाँ चीनी क्षत्रप राज में थे, वहाँ सेना ने यानी मंगोल सेना ने बहुत ज़बरदस्त आक्रमण करके उनको तहस नहस कर दिया। बहुत सारे चीनियों को बंदी बना लिया गया, जिनमें कई लोग ऐसे थे जिन्हें ये मालूम था कि चीन की दीवार में सॉफ्ट प्लेसेस यानी ऐसे स्थान कहाँ हैं जहाँ से उसे ब्रीच किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ इन लोगों से उसे वुडन कैटापुल्ट्स यानी ऐसी लकड़ी की तोपें बनाने की तकनीक भी मिल गई, जिनसे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को दीवार पर बरसाया जा सकता है। इन सब लोगों को लेकर और चीनी बंदियों की एक बहुत बड़े दल को लेकर चंगेज़ खान अब चीन की दीवार के पास आ पहुंचा, और इन सारी चीज़ों का उपयोग करके उसने चीन की दीवार को ब्रीच कर लिया। अब चंगेज़ खान चीन के भीतरी इलाकों में था। उसका लक्ष्य था बीजिंग यानी जोंगडू, जो कि गोल्डन खान की राजधानी थी। जैसे ही गोल्डन खान को यह पता लगा कि मंगोल चीन की दीवार को ब्रीच करके अंदर आ गए हैं, वो वहाँ से भाग निकला। सब कुछ उसने हजाकू के अंडर में छोड़ दिया। उसने भागकर सुंग डायनेस्टी में शरण ले ली दक्षिण की ओर। चंगेज़ खान भीतरी इलाकों में भी वही तबाही मचाता हुआ बीजिंग की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में आने वाली छोटी मोटी सेनाएं, छोटे मोटे प्रतिरोध और छोटे मोटे कस्बे और शहर घास के तिनकों की तरह इस आंधी के सामने उड़ गए। अब चंगेज़ खान बिल्कुल बीजिंग के मुहाने पर आ पहुंचा। बीजिंग उस समय एक बहुत समृद्ध शहर था, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। वहाँ पूरा शहर एक बड़े परकोटे से घिरा हुआ था, और इस परकोटे पर तैनात थे चीन के जाबाज सैनिक, जो वो लोग मानते थे कि बेस्ट सैनिक है। लेकिन चंगेज़ खान जैसे जैसे बीजिंग की ओर बढ़ रहा था, तो बाहरी जनसंख्या में से चीनी लोग अपनी जान बचाकर बीजिंग शहर में आ गए। यानी कुछ ही दिनों में बीजिंग शहर की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई। चंगेज़ खान की सेना ने आकर बीजिंग के चारों ओर एक बहुत कड़ा घेरा डाल लिया। जो भी खाने पीने का सामान बीजिंग में जाता था, उसकी एंट्री यानी रसद की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी। साथ ही साथ बीजिंग शहर को पानी सप्लाई करने वाली नहर को भी उसने मोड़ दिया। अब खाने और पानी दोनों की कमी थी, और जनसंख्या पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। खाने की इतनी कमी के कारण सैनिकों को भी राशन नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सैनिक कमज़ोर होने लगे। जैसे ही मंगोल सेना अटैक करती, चीनी उसका जवाब देते, लेकिन जब चीनी जवाब देते तब भी चीनी मरते। क्यों?
क्योंकि चंगेज़ खान ने बंदी चीनी लोगों से ह्यूमन शील्ड बना रखी थी। जैसे ही चीनी तीर आकर लगते, वैसे ही इस ह्यूमन शील्ड के आगे वाले लोग मारे जाते और नई पंक्ति को खड़ा कर दिया जाता। इस तरह बहुत कम संख्या में मंगोल हताहत हो रहे थे और आखिरकार ऐसी स्थिति आ गई कि अंदर भूख इतनी बढ़ गई कि चीनी एक दूसरे को मारकर खाने लगे और अंततः ये लगने लगा कि अब कुछ ही घंटों की बात है, दीवार या तो तोड़ दी जाएगी या मंगोल सैनिक इसे चढ़कर पार कर लेंगे। जब ये खबर हजाकू को मिली तो उसने अपने कमर में खोसा हुआ खंजर निकाल लिया और कुछ क्षण सोचने के बाद उसे अपने सीने में उतार लिया और इसके कुछ ही घंटों बाद दीवार तोड़ी जा चुकी थी। जब दीवार टूटने वाली थी उससे कुछ समय पहले चंगेज़ खान ने कमान खितानों के हाथ ही छोड़ दी और वो ठंडे मंगोलिया की ओर चला गया। खितानों ने दीवार टूटने के साथ ही बीजिंग में कहर बरपा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, जो सामने आया उसे मार डाला। बहुत कम लोग बच पाए, भयंकर रूप से लूट की गई। चंगेज़ खान की सेना में ये नियम था कि जहां भी लूट होगी उसे सेंट्रली यानी एक सामूहिक रूप से एकत्रित किया जाएगा और उसे पद के अनुसार बांटा जाएगा। लेकिन खितानों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बहुत सारा सामान लूट लिया और उसे अपने पास ही रख लिया। जब चंगेज़ खान के पास ये खबर पहुंची तो उसने खितानों को पनिश किया, कई लोगों को उसने मृत्युदंड दिया और लूट को एक सेंट्रल जगह पर एकत्रित करवाया और पद और ओहदे के हिसाब से उसे बंटवाया। इस तरह से चंगेज़ खान की जरचेड साम्राज्य यानी जिन साम्राज्य पर विजय पूर्ण हुई। गोल्डन खान सुंग डायनेस्टी में शरण ले चुका था। यह है इस वीडियो का अंत। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि चंगेज़ खान ने किस तरह से मध्य पूर्व एशिया को पार कर उस समय के महान मुस्लिम साम्राज्य ख्वारिज़्म पर किस तरह हमला किया और कैसे उसे घुटनों पर टिकाया और लगभग पूरा समाप्त कर दिया। थैंक यू सो मच।